Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. Politics is the place. वहाँ भी हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुमा नुकसान उसका ये हो रहा है कि आपको पता ही है तमाम लोग कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और एक रस्साकशी की सी सूरत हाल है। और इस रस्साकशी की सूरत हाल में कौन सबसे ज़्यादा खिंच रहा है, पिस रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो है पाकिस्तानी मईशत और अल्टीमेटली पाकिस्तान का आम आदमी। आज वज़ीर आला पंजाब का फैसला हो जाएगा। अगर हमजा शहबाज रहते हैं तो पीटीआई सर्टनली उन्हें चैन से नहीं बैठने देगी, और क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी तो अददी अक्सरियत है, पीटीआई कामयाब होती है। इसलिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि ये क्यों दोनों बड़ी कॉन्फिडेंट साइड्स हैं, दोनों बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, जबकि अगर नंबर्स सिर्फ देखे जाएं तो डेफिनेटली पीटीआई के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आज ही पता चल जाएगा कि पंजाब के तख्त पर कौन बैठेगा और वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही आमने सामने होंगे एक दफ़ा फिर एक्चुअली, और दोनों तरफ से कामयाबी के दावे ऑफ कोर्स किए जा रहे हैं। कौन कहेगा जी हम जरा कम है इस साइड पे, बट दोनों बड़े पुरुमीद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं और एक दूसरे पर वो ही हॉर्स ट्रेडिंग के रवायती इल्जामात भी लग रहे हैं। द थिंग्स दैट वी हैव सैडली बिकम यूज्ड टू बाय नाउ। और मुझे बताइए कि क्या होगा। वो बन गए तो वो उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, चौधरी परवेज इलाही बन गए तो वो कह रहे हैं जी हम दोबारा आदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। और साथ में चौधरी परवेज इलाही अगर बन गए तो इमरान खान साहब तो पहले ही कमेटी बना चुके हैं, वो वफाकी हुकूमत को चलने ही नहीं देंगे। माशाअल्लाह सब ने मिलकर ये ठान ली है कि पाकिस्तान को सुख का सांस नहीं लेने देना। और मजे की बात है स्टेटमेंट्स भी कोई खास नहीं देते, कोई बंदा तसल्ली की स्टेटमेंट ही दे देता है कि हमें आने दो हम सब ठीक कर देंगे। नहीं, इनकी स्टेटमेंट सिर्फ वो वार होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जो ये तीर चला रहे होते हैं, दैट इज ऑल। जैसे बाकी मुल्क जो है 22 करोड़ का, दैट डजंट इवन मैटर। लेकिन तो कहते हैं अच्छा, आपको पता है ना ज़मीर की आवाज़ पे फिर फैसले होते हैं ऐसे वक्त में। आपको वो चेयरमैन सेनेट वाला मामला भी याद है, तब बात हो रही थी तो वो वाकई ज़मीर की आवाज़ थी, अब बात होगी तो वो फिर पैसों की लेन देन या खरीदो फरोख्त वाला मामला होगा। सो जो बात तब गलत थी उसको अब भी गलत कहें। अगर अब किसी बात को गलत कह रहे हैं तो माजी में जो आपने खुद किया है या आपके लिए खुद किया गया है उस पर भी जरा नजर सानी करके रोशनी डालें ना। एटलीस्ट स्टिक टू वन थिंग, मतलब किसी एक चीज पे तो अड़के रहे, बेशक आप कर रहे हैं कोई और कर रहा है, मतलब एक चीज पे तो कायम रहे। तो प्लीज कहा क्या है, इस सियासी हम्माम में ना कोई भी मोरल बर्तरी का दावा ना किया करे एक दूसरे से। राना साहब ने क्या कहा है सुन रहे हैं। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है और जो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे और अब उस डाकू के लिए तुम लोगों को कह रहे हो अपनी जमात को कि वोट डालो। मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसलिए जो है वो अपने वोट का हक जो है वो अदरवाइज जो है वो या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो उसे रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक पैसे देने की बात है तो भाई पैसे तो वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं, पैसे तो आपके पकड़े गए थे, आपके मिनिस्टर जो है वो जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन आपको कभी इन चीज़ों के ऊपर कभी शर्म नहीं आई और आपका काम है कि लोगों के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ामात लगाते हैं और कोई जो है वो खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना पहले किया है ना अब करेगी। अच्छा जी राना साहब को आपने सुन लिया, लेकिन कल बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको पता है ना, फोटोग्राफ इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो तस्वीरें जो निकल रही थी उसमें जरदारी साहब बैठे हुए थे बड़े रिक्लाइनिंग चेयर्स पे विद चौधरी शुजात हुसैन, और ये 5 घंटे मुलाकात एक दिन में 2 बार मिले हैं, फिर खाना भी साथ खाया है। जाहिर है कि बुजुर्ग हैं दोनों ही, सो वो थक भी गए होंगे, पैर कौन इतनी देर बुजुर्ग लटका के बैठ सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर लगी, बड़े चिल में थे, मुझे सॉर्ट ऑफ क्यूट लगी। वेल अब पता नहीं क्या इनके कुछ हुआ भी है, कोई मुआहदे हुए नहीं हुए ये तो दूसरी बात है। अच्छा खैर, इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है ये तो आज पता लग जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भाई कल खासा गरज बरस रहे थे और उन्होंने कह दिया कि इमरान खान अगर बाज ना आए तो उनके लिए जमीन तंग कर देंगे। तो सुनिए, काफी देर से खामोश भी थे कुछ दिनों से। क्या कहा? इमरान खान अपने हुदूद में रहो, जमीयत वाले जिंदा हैं, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे
कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो, यही फौज थी जब आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पे एतराज था तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब जबरदस्त हैं। आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर जिम्नी, आपने कहा जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। नताइज पर खुशी जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। अब क्यों भाई, तो शहबाज शरीफ साहब है जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। कितने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, बिलियन ट्री 1 अरब दरख्त मैंने लगाए किधर तरफ। BRT का क्या हाल देखा, किससे पैसे खाए, मौलाना जबे वाला केस किधर गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस है क्यों मुआखर किया जा रहा है। अच्छा जी, उधर इमरान खान साहब हालांकि पंजाब के ज़मीनी इंतखाब में माशाल्लाह 15 सीटें जीते हैं और सारा दिन कोई धांधली का इन्होंने तस्करा इनके किसी रहनुमा ने नहीं किया था। सब मुतमईन थे इलेक्शन प्रोसेस से, नताइज से भी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बख्श रहे हैं। अब उसकी वजह सर्टनली फिर प्रॉबली इंतखाबी नताइज या इंतखाबी प्रोसेस तो नहीं हो सकता और बहुत से इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामलात हैं ना, जैसे कि ममनुआ फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस है, वो भी एक वजह हो सकती है। हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो प्रेजेंट ECP का सेटअप है इसकी निगरानी में आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। तो बड़े इनकी स्टेटमेंट्स भी हैं, सुने। मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अब सारी कौम को बताना चाहता हूँ ये शुरू किधर से हुआ। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन थी, 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में कोई किसी ने जुर्म कर दिया है। इलेक्शन हरवाया इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीज़ें जहाँ हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफ़ा हमारे साथ नहीं चला। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूँ कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। I don't think so he would settle for anyone less than PTI की ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में से किसी को इलेक्शन कमिश्नर बना दे, मेरा ख्याल है। अच्छा एनीवे वो लेकिन वो अच्छा वैसे डस्का वाले मामले में आपको पता है वो आरो गायब हुए थे सारे और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी खान साहब आपको रिलीफ मिला नहीं था। सो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक मामला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी बात और वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिला था। तो वो मामला सेटल्ड है, मतलब वहाँ धांधली हो रही थी। अच्छा फिर खान साहब ने एक और बात की और उन्होंने इदारों पर भी वाज़ेह किया कि अगर आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की तो वही हालत होगी जो आजकल श्रीलंका की है। अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं, मैं अब सबको, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी सारी स्ट्रगल आइन के बीच में रही है। हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इसी तरह हम उसके हमेशा पुरअमन रहें, कानून के बीच में रहें, अपना राइट, हमारा हक होता है कि पुरअमन एहतजाज करना, तब तक तो हम चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है। अच्छा जी, ये तो आपने गुफ्तगू सुन ली है। वैसे अब तक पुरअमन एहतजाज में पुरतशद्दुद एलिमेंट जो है ना, उनसर वो नज़र आना शुरू हो गया है। वो फुटेज तो आपने देखी होगी, एक पंजाब के MPA हैं जिनकी लिटरली दुर्गत बनाई जा रही है और उनको मारा पीटा जा रहा है। PTI के ही कारकुनान का हुजूम था, डंडों से, मतलब डंडों से कपड़े फाड़ दिए उनके, ये सारा कुछ हुआ है। सो ये अगर खान साहब या XYZ या कोई भी अगर ये सिलसिला शुरू कर रहा है तो याद रखिएगा इस पे तमाम PTI लीडरशिप के
ट्वीट्स होते हैं जिसमें वो उकसा रहे होते हैं लोगों को, और मतलब गर्दनों से पकड़ना या घसीटना तो आम सी बात है ना, घरों से निकाल कर मारना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े कॉमनली ये अल्फाज या उनके हिमायती सहाफ़ी बड़े कॉमनली ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका फिजिकल मुजाहिरा नजर आना शुरू हो गया है। सो ये सिलसिला अगर शुरू करेंगे तो गर्दनें तो आपकी भी हैं और गिरेबान तो आपके भी हैं। सो कोई भी ये ना समझे ना कि गर्दन या गिरेबान के बगैर है। सो अगर अब आपकी तरफ से हाथ किसी दूसरे के गिरेबान पे जाता है तो दूसरे का हाथ आपके गिरेबान पर भी आ सकता है। बढ़िया आपने लॉजिक भी अब्दुल्ला आपने दी है। एनीवे जी, इस पर ज़रा एनालिसिस लेते हैं, टू जस्ट देखते हैं कि आज एक्चुअली होने क्या वाला है। मीर साहब भी, हामिद मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन महमल सरफराज हमारे साथ हैं अभी। महमल, जस्ट गोइंग बाय द नंबर्स अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली पीटीआई के नंबर्स आर मोर, बाकी जो कोalition है PMLN PDM उनके नंबर्स कम हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वो ब्रवाडो, वो जो राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही है और बाकियों की भी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये थोड़ा सा पहले समझा दे, बिकॉज वी आर ओनली गोइंग बाय द नंबर्स राइट नाउ। जी हुआ, देखिए अगर तो जमहूरी असूल जो हैं उसके मुताबिक तो जिनके पास नंबर्स हैं उन्हीं का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, यानी कि चौधरी परवेज इलाही कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन जो बाकी ये सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, क्योंकि PMLN ने भी ये सोचा है कि वो आखिरी वक्त तक ट्राई करेंगे कि इसको किसी ना किसी तरीके से, या 5 लोग उनके जो डिफरेंस है उसको किस तरह से कम किया जाए और 5 लोग उनके अगर इधर उधर करते, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये अगर हमारी सियासत इस नहज पर चली गई तो फिर इससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि PMLN ऐसी कोई एडवेंचरस चीज ट्राई ना करे, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि उन्होंने भी ये तय किया है कि अगर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले बिल्कुल आखिरी हद तक उन्होंने हर चीज जो थी ट्राई की थी और उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा ही हुआ है, तो वो कहते हैं कि फिर सारे असूल हमारे लिए क्यों, ये उनकी पार्टी के अंदर एक बात हो रही है जो कि वैसे होनी नहीं चाहिए। मतलब उसूली तौर पर तो सर्टनली जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन क्या वो 2018 में अपने मामलात से सबक तो नहीं सीख रहे, क्योंकि उस वक्त पंजाब में अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ चला और इन लोगों ने भी कोई ख़ास रिटेलिएट नहीं किया, या ये कह लीजिए कि कोशिश नहीं की जितनी अब अपना इक़्तिदार बचाने की पंजाब में कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉबली माजी की गलतियाँ हैं जिसको आज कवर अप करने की कोशिश की जा रही है शायद इनकी तरफ से। जी अब्दुल्ला, देखिए 2018 से लेकर जो है हमने यही इनसे 3.5 साल पिछले सुना था कि अक्सरियत हमारी थी, अददी अक्सरियत, और उस वक्त हमें गवर्नमेंट बनाने नहीं दी गई, और फिर वही जो जहाज और बाकी जो जिस तरह आज़ाद अरकान जमा हो गए, नंबर्स PTI के पूरे हो गए, तो PTI के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने जमहूरी असूलों को फॉलो नहीं किया। तो आज ये वही करने जा रहे हैं, फिर इनमें और PTI में कोई खास डिफरेंस तो नहीं रह जाएगा, इसलिए जो है थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस बारे में सोचें, वो इसके बारे में बैठकर कुछ लिमिट्स तय करें। हमारा सियासी माहौल क्या बन गया है अब, जो रीसेंट एग्जांपल, ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो ज़्यादा फैशिज्म दिखाएगा, जो ज़्यादा लड़ेगा, जो ज़्यादा बड़बोला होगा, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि उसी का गेम ऑन होगा। फिर देखिए मसला ये ना अब्दुल्ला कि हमारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बिकती हैं। हमारे मुल्क में लोग जो है वो फैक्ट्स है उसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करते, जितना जो है वो रेटरिक होगा जिस किस्म का होगा, और फिर एक नैरेटिव जो बनाया जाएगा, जिस तरह हमने देखा कि बाई इलेक्शन में भी खान साहब का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चला, और बाकी जो इस वक्त जमातें हुकूमत के अंदर है उनका कोई नैरेटिव नजर ही नहीं आ रहा। एक जो नैरेटिव इनका ऑपोजिशन में वोट को इज्जत दो था वो खत्म होकर खिदमत को इज्जत दो बन गया, तो खिदमत तो अभी मतलब जो हालात है कौन सी खिदमत? अच्छा, थोड़ी सी अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या हो रहा है। आपको पता है ना, पूरे होटल्स जो है वो बुक हो जाते हैं कि सारों को जी अपनी नज़रों के सामने रखे हैं एंड ऑल दैट। तो तहरीक इंसाफ के पास जी इस वक्त 186 अरकान 186 अरकान जो है वो होटल में मौजूद हैं, और ये बिल्कुल ज़राए का ये कहना है, तो वो सारे इस वक्त जमा हुए हैं। और साथ ही आपको याद दिला दें कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, जिसमें तहरीक इंसाफ के नहीं, ये दूसरी बात थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें PMLN ऑब्वियसली उनके भी 160 जो अरकान है वो भी एक और होटल में, और होटल भी डिफरेंट है बाय द वे, वरना आपको पता है कि ये भी तसादम हो सकता है। तो उनके 160 लोग जो है वो भी जमा हैं। वैसे 160 तो काफी कम है एज कंपेयर टू 185 86 दैट इज रिक्वायर्ड नंबर,
आपको क्या लगता है मेबल, हमारा आई एम जस्ट हैप्पी कि होटल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हमारे सियासतदान ही काफी हैं। मतलब पूरे जी बुक करा लेते हैं, ये तो हमें दे दो। ये मुझे बताइएगा कुछ तो चल रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब मुझे लगता है कि शायद ये डिले कर पाए परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला बनना, प्रॉब्ली फॉर अनदर वीक और 2, आज कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि वोटिंग ना हो सके एटसेट्रा एटसेट्रा। अदरवाइज इट्स लाइक प्रिटी एविडेंट कि बनेंगे तो सही, वो नंबर तो पूरे हैं उनके पास। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, वो बनेंगे भी और देखिए फिर ये कोर्ट्स के पास भी तो जा सकते हैं, फिर कोर्ट्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो हुक्म भी दे सकती हैं और होना भी इसी तरह चाहिए। अगर कोई इस तरह का, मैं वही कह रही थी, अगर कोई मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं तो वो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक नून के अंदर सोच ये पाई जाती है कि अगर पंजाब हुकूमत हमारे पास नहीं होगी तो फिर हमें सेंटर में भी इतनी वीक कोलिशन रखनी नहीं चाहिए। लेकिन अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आपने देखा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने यही फैसला किया कि अर्ली इलेक्शंस कराने नहीं है। तो ये जो चीजें हैं जाहिर बात है दोनों के अंदर फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए दे वांट टू होल्ड ऑन टू पंजाब फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, जो कि इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा, हम बार-बार ये कह रहे हैं कि जो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है ये बात। बिल्कुल, लेकिन महमल जब हम ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी हम आखिरी सेकंड तक हम ट्राई करेंगे एंड ऑल दैट, तो वो ट्राई हो क्या रहा होता है? मतलब जब नंबर्स बता रहे हैं कि ये इनके नंबर्स हैं जो कि ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली वो ही बनेंगे, दूसरे के नंबर ज़्यादा नहीं है, तो वो ट्राई में क्या इंक्लूड होता है? आर दे जिस तरह ज़मीर की आवाज़ टाइप बातें ही होती हैं कि जी कोई उस वक्त मुड़ के हमारी तरफ आ जाए? What is this trying? What is being offered? ये मतलब क्या होता है? किस तरह कन्विंस करेंगे? देखिए हमारा जो हमने बाई इलेक्शन से पहले एक बात सुनी थी कि नून लीग ने कहा कि अगर उस वक्त उनको जाहिर बात है 9, 10 इस तरह 11 सीट्स दरकार थी, तो यही सुना था कि अगर उनके नंबर्स किसी वजह से नहीं भी पूरे होते तो उनका एक प्लान बी है जिसके अंदर वो पीटीआई के चंद लोगों से राब्ते में है जो शायद उस दिन वोट ना करें, एब्सटेन करते हैं ताकि नंबर्स ना पूरे और इनके नंबर्स पूरे हो जाए। तो ये हमने उस वक्त सुना था। अब भी जो बात बार बार हो रही है वो यही हो रहा है कि यही हम सुन रहे हैं कि पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि ये हमारे अराकीन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जामात हम दोनों साइडों से इस किस्म के सुन रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये तो सारी बात है वही बेहतर बता सकते हैं अराकीन जो अगर इस तरह की कोई चीज करेंगे। कोई आपने मेमल पता कराया है जरदारी साहब चौधरी शुजात घंटों क्या बातें करते रहे हैं? रिलैक्स तो कर रहे थे वो रिक्लाइनर्स पे, वो तो हमने देख लिया था। अब गप्पे क्या लग रही होंगी? देखिए इसके अंदर एक तो वो पुरानी बातें भी याद कर रहे थे कि जब जरदारी साहब ने मना लिया था नून लीग को भी और चौधरी परवेज इलाही को एज देयर ओन सीएम कैंडिडेट, और फिर उसके बाद वो दुआए खैर के बाद क्या हुआ जब वो बनी गाला चले गए, कुछ उसकी बातें हो रही थी, कुछ ये भी हो रही थी। फिर बीच में हमने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट यानी हुकूमत के कैंडिडेट बन जाए, जबकि वो ये सब कुछ पहले ही बात तय कर चुके हैं वो पीटीआई के साथ। और अभी भी मेरे ख्याल में लास्ट मिनट जो जिस तरह मैंने कहा ना कि कोशिशें आखिरी हद तक हो रही हैं कि अगर वो अपने काफ लीग के लोगों को एज हेड ऑफ द पार्टी रोक सकें। लेकिन अभी तक तो ये सुनने में आया है कि चौधरी परवेज इलाही का ही साथ दे रहे चौधरी शुजात। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है आज। बहुत शुक्रिया आपका मेमल। बात उसूल की ये है कि जिसकी अददी अक्सरियत है उसको हुकूमत करने का हक और इख्तियार होना चाहिए। सो हम तो यही कहेंगे कि अखलाकी तौर पर और सियासी लिहाज से भी नुकसान ही होता है इस किस्म के किसी भी मिसएडवेंचर का। और वो एक अमल था ना बल्दियाती इंतखाबात का, ठीक है वो भी जीत सकते थे, ये भी जीत सकते थे, पीटीआई ने ऑलमोस्ट सारी सीटें 15-16 ले ली, वो जीत गए, मतलब वो हो गया ना कैंपेन। अब वो हर मरहले पे एक लड़ाई क्यों चलेगी? एक दफा प्रूव हो गया, बनने दो, मतलब बिल्कुल लास्ट एज तक। अच्छा, तो PMLN के रहनुमाओं से वो लगता है गोल पोस्ट जो है ना वो एवरी टाइम यू रीच इट तो वो आगे चला जाता है। पर्सनली आपको पता है कि हमारी पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई मेरी कुछ, और PMLN के रहनुमाओं से भी बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि भाई ही वांट टू गिव पीटीआई द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। अब ये क्या है, व्हेन यू गिव ईच अदर द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो कौन सफ़र करता है, बीमार कौन होता है? अवाम। तो ये जो वर्ड्स हैं और ये थ्रेट्स जो हैं और हम मज़ा चखाएंगे, इनाफ क्योंकि वो मज़ा कौन चख रहा होता है? आवाम चख रही होती है फिर उस मज़ा। वही टेंशन हमें लग गई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रा तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ पे बाकी शहरों में तो ज़रा बारिश होती है, पानी आता है और पानी चला भी जाता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे यहाँ पर पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो पॉश इलाके हैं, अगर पानी आ जाए तो फिर नहीं जाता। तो अब लिहाजा ये कहना कि थोड़ी देर की बारिश होगी, छोटा सा स्पेल होगा। एक्चुअली मैं अपने आईफोन पे देख भी रही थी कि क्या बता रहे हैं कि जी 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी खौफ आ रहा है क्योंकि घर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो इसी पे बात करनी है। बाय द वे, नॉट जस्ट आस फॉरगेट कराची, कल आपने लाहौर का हाल देखा? पेशावर
7 घंटे मुसलसल लाहौर में बारिश रही है और मतलब ऑलमोस्ट अर्बन फ्लडिंग टाइप सिचुएशन। देखिए लेकिन पानी उसके बाद निकल भी जाता है शाम के औकात तक, और उसके बाद पेशावर में भी बुरी तरह मुतासर हुआ तमाम निज़ाम। BRT के ट्रैक पर पानी था, इलेक्ट्रिक्यूट हुए। हाँ जी, BRT के ट्रैक पर पानी था। पेशावर में जो एक ही बड़ा होटल है उसके सामने घुटनों पानी था। सो वो भी पानी फिर अल्टीमेटली 4, 5, 6 घंटे बाद निकल जाता है। लेकिन मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि ये शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, यहाँ पर पानी निकलता नहीं है ना, या नहीं निकलता पानी। तो ये अब रिकॉर्ड जो है ना वो टूट रहे हैं। पेशावर की भी अगर जो कि हम बात कर रहे थे ना, 20 साल का रिकॉर्ड है वहाँ का, उससे 20 साल पहले इतनी बारिश हुई थी, अब वो रिकॉर्ड भी टूट गया। तो जी सरदार सरफराज हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब, पहले तो पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी तो 24 से 26 का आपने स्पेल बताया था। हम जानना चाहते हैं कि वही स्पेल है जो पहले हो गया है, आज 22 है, या फिर वो अलहदा होगा और ये अलहदा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए वो अलहदा स्पेल है, ये तो जो कराची की नॉर्मल फीचर होती है ना, सी ब्रीज जब बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज होती है समंदर के ऊपर और ज़्यादा फ्रीक्वेंट कहते हैं कहें कि होती है, तो उसके नतीजे में जो क्लाउड्स आते हैं ये बेसिकली लो क्लाउड्स रहे की वजह से हुई सारी। लेकिन ये थोड़ी सी जैसे कहते हैं हम फोरकास्ट तो मुसलसल कर रहे होते हैं लाइट रेन की, तो एट दी एंड जब मेजरमेंट आएगी तो उम्मीद है कि ये 4 मिलीमीटर के 6 मिलीमीटर के 8 ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। मतलब ये पासिंग क्लाउड्स आप कह रहे हैं, ये पासिंग रेन है, चलिए ख़त्म हो जाएगी, पूरा दिन टाइप नहीं होगा। जी बिल्कुल, ब्रीफ और पासिंग शावर्स हुए हैं सुबह में, कहीं हुए हैं, कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो ये अच्छा, और उसके बाद सरदार साहब क्या होता है कि बिल्कुल हवा बंद हो जाती है और सांस नहीं आ रहा होता, तो क्या समंदरी हवा चलती रहेगी बाकी सारा दिन? जी चलेगी, समुद्री हवा दोपहर के बाद अमूमन चलती है, सुबह के औकात में तो अमूमन काम ही होती है, लेकिन वही 12-1 बजे के बाद फिर कुछ ना कुछ चलेगी। और लेकिन जो असल स्पेल है वो 23 से यानी कल 23 हो जाएगी, तो आज रात से है सिंध के ईस्टर्न हिस्सों में और अपर सिंध में खासकर, और फिर कल से बाकी सिंध के बेशतर अजला में फैल जाएगा। और कराची में 23 की रात से या 24 से फिर ज़्यादा कहें आप 24 और 25 को हैवी स्पेल लग रहा है फिर कराची में। तो ये उतना ही हैवी होगा जितना अभी पहले वाला गुजरा था? जी बिल्कुल उतना ही हैवी लग रहा है। इसमें खासकर लोअर सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी बशमूल कराची, ठट्ठा, बदीन और उस तरफ उमरकोट, मीरपुर खास, ये जो पट्टी है ये सारी ईस्ट से लेके वेस्ट तक ज़्यादा फोकस इसका इस पर ही लग रहा है। इस पर ही बहुत तेज़ शावर्स होंगे। उधर दादू और अपर जो जामशोर डिस्ट्रिक्ट है और उधर दूसरा जो कंबर शदात कोट, वहाँ पर भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो तेज़ कहें आप तो वो इस तरफ नीचे है। और कराची में भी तेज़ स्पेल ही होगा? जी बिल्कुल, कराची में मैंने आपको बताया ना कि 24 की रात को और फिर 25 का दिन जो है ये खासा तेज़ स्पेल लगता है। यानी कि बल्दियाती इंतखाबात फिर अब प्रेडिक्शन के हिसाब से ही मुलतवी किए गए हैं, तो सही ही हुआ फिर यानी? हाँ, बारिश का तो पूरा इम्कान है जी। अब होती है या नहीं होती ये तो लम्हे। अच्छा, बाकी अब कराची हो गया, आगे चलते हैं। ये लाहौर का तो भी यही कहा जा रहा है जो कल मतलब लाहौर पेशावर के तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये इतनी शदीद बारिश होगी और इतने तसलसल के साथ के घंटों चलती रही? बिल्कुल, घंटों चलने का तो खैर इतना मतलब वो नहीं होता, जैसे कहते हैं ना फोरकास्ट में शामिल नहीं होता कि इतनी देर चलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि वो 21 से अनवर्ड यानी 20 की रात से शुरू हो गई थी, और एग्जैक्टली 20 की रात से मुझसे अगले दिन किसी ने पूछा भी था लाहौर के चैनल ने, तो मैंने उनसे ये कहा था कि 20 की रात से शुरू हो जाएगी ये। और ख़ासकर जो कोर बेल्ट है लाहौर से ऊपर का इलाका है, गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह, वहाँ पर नारोवाल, तो वहाँ पर 20 की रात को बहुत तेज़ स्पेल हो गया था। फिर लाहौर में मुसलसल पूरा दिन और अगली रात का भी कुछ हिस्सा वो बरसती रही और रिकॉर्ड बारिश हो गई। तो उसमें जो इस्लामाबाद ऑफिस ने हमारी एडवाइजरी इशू की थी उसमें यही मेंशन किया गया था कि 20 की रात से ऑनवर्ड ये स्पेल कमोबेश 27 या 28 तक चलेगा, और सिंध में 23 से ऑनवर्ड होगा, बलूचिस्तान में सिंध में 23 से लेके 26 तक, और हो सकता है 27 तक भी कुछ इलाकों में हो। तो मुसलसल ये तकरीबन 1 हफ्ते का स्पेल और हेवी रेंज है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, पेशावर में जो हालात हमने देखे हैं, मतलब वहाँ तो इलेक्ट्रिक्यूशंस हो गई, मतलब रिकॉर्ड टूट गए, छतें गिर गई, तो अर्बन फ्लडिंग की भी आप साथ साथ वार्निंग देंगे कि ये वो वाला स्पेल है विच कैन टर्न इनटू दैट अर्बन फ्लडिंग?
बिल्कुल मेंशन किया गया था उसमें, जो आप अगर वेबसाइट पर मौजूद है, वो एडवाइजरी में भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। उसमें मेंशन करके बड़े शहर जितने, यानी लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और इसी तरह से सियालकोट और पेशावर तक का नाम लेकर मतलब एक तरह से कहा गया था कि जी यहाँ अर्बन फ्लडिंग का खदशा है स्पेल के नतीजे में, इसलिए कि तेज़ स्पेल है और मुसलसल स्पेल है, यानी कोई उसमें ऐसी खास ब्रेक ही नहीं है, 5-6 दिनों का स्पेल है एटलीस्ट। तो इसी तरह से जब वो नीचे आएगा सिंध की तरफ, तो यहाँ भी बहुत तेज कई शहरों में बारिश मुतवक्के है और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का सरदार साहब, अभी के लिए आपको शुक्रिया। हम आपको दावत देते रहेंगे आने वाले हफ्तों में, फिर आने वाले दिनों में आपसे पूछते रहेंगे जो मौसम की सूरत ये फोरकास्ट तो सही साबित हो रही है। खबर ये है, और खबर ज़रा तशवीशनाक है दुनिया के लिए भी। अमेरिका में तकरीबन 10 बरसात पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ है, और ये केस मैनहट्टन के शुमाली इलाके रॉकलैंड काउंटी में रिपोर्ट हुआ है। और हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के साथ मिलकर तमाम सूरत हाल की अभी निगरानी कर रहे हैं, फिर इसका खोज भी लगाएंगे। अच्छा, फिर आपको याद दिला दें कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले इंग्लैंड, लंदन में भी इसी तरह ही हुआ था कि उनके सीवरेज से उनको कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले थे जिसमें ये था कि उसमें पोलियो वायरस है, और फिर उन्होंने तो ये भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया था कि एक्चुअली वो पोलियो वायरस किधर से आई है, और जिसमें ऑब्वियसली हमारा भी नाम आया, क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया के चंद मुल्क ही रह गए हैं जहाँ पोलियो वायरस है, बट नॉट एनी मोर आई गेस, बिकॉज अब ये डिटेक्शंस हो रही हैं। तो अ लॉट मतलब आई एम श्योर इनकी तो पूरी मशीनरी इन प्रैक्टिस आ जाएगी अमेरिका में कि इसका खात्मा किया जाए कि ये हुआ कैसे। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बड़ी मज़े की है। मज़े की क्या है, भारतीय अवाम को दरियाए काली बहन का पानी मुक़द्दस करार देकर पीने की तरगीब देने वाले भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान खुद ये पानी पी बैठे बड़े ब्रवाडो के साथ। आप ये विजुअल देखेंगे तो आपको लगेगा पता कि जनाब ये ग्लास से निकाल रहे हैं, और इनके साथ इनके हवारी और इनके साथी भी हैं, और उन्होंने कहा जी ये तो पोल्यूशन फ्री है और ये मुक़द्दस है, ये मुक़द्दस पानी है और इसको पिया जाए। और दरियाए काली बहन की सफाई के मौके पर वज़ीर आला ने ये आलूदा पानी पी तो लिया, उसके बाद इनको पड़ गए लेने के देने, और तबीयत ख़राब हुई। और तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुई कि घर में ही मामला रफा दफा हो जाता, अस्पताल पहुँच गए। बहुत ही ये देखिए, इसको ब्रवाडो कहें या बेवकूफ़ी, वैसे बात एक ही जैसी होती है दोनों की। तो लिहाजा आप एक दरिया का, और आपको पता है ना कि वहाँ हालात वैसे तो कहीं के भी क्या होते हैं, तो उधर तो ख़ास तौर पे बहुत ही आलूदगी है और बहुत बुरा हाल है, और वहाँ से आप ग्लास में डाल के पी रहे हैं। हाँ जी, फोटो अप हो रही है। सुल्तानपुर लोधी में बहने वाले इस दरिया में आसपास के इलाके की गंदगी बहती है, मतलब सीवेज बहता है, आम सी बात है। आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान को एक दिन बाद अस्पताल से ऑल्दो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन ये होता है जब आप बिला वजह क्या मतलब आप शोखे हो रहे हैं। बिल्कुल, शोखे इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि आप अगर ठीक रहे तो बहुत अच्छी जय हो जाएगी आपकी, और अगर बीमार हो गए तो बेइज्जती सी भी हो जाएगी। अक्सर ऐसे लोग बेइज्जत प्रूफ भी होते हैं। तो ये पहुंच गए अस्पताल। अच्छा जी, कराची का इलाका सोल्जर बाजार नुमाइश चौरंगी के करीब 10 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चाय के होटल पर बोला धावा और 15 मिनट तक सुकून से लूटमार की और फिर चले गए। ये खबर है, क्योंकि ये तो इतनी आम चीज हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से, मतलब होटल मालिक के पास तो इतने क्या ही पैसे होंगे, बेचारा चाय का एक छोटा सा होटल चलाता था। जितने लोग बैठे थे ना, बारी बारी दर्जनों अफराद से इन्होंने चंदा वसूल करने के इल्ज़ाम में लूट मार की कि भाई हमें दे दीजिए, हमें आप भी दे दीजिए, और आप तो दे ही दीजिए। अच्छा, ये जो चंदा सिस्टम है ना, जो घर घर की घंटियां बजा के चंदा लेना है, मतलब हरास क्यों कर रहे हैं? ये तो खैर ये तो लूट मार, ये तो लूट मार थी, लेकिन ये चंदे के नाम पे हो रही थी ना, तो चंदा इटसेल्फ भी बड़ा हरासमेंट के जुमरे में आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज आई हैव सीन दैट ऑल्सो। और जब आप ना दें या घर पे कोई ना हो व्हाटएवर, तो वो कब चक्कर लगाते रहते हैं वो बार बार, क्योंकि उन्होंने आपका नाम और पता उनके पास आ गया है, तो क्यों नहीं आप दे रहे? तो चंदा एक वॉलंटरीली अगर देना हो तो पे ये चंदा नहीं है, यहाँ पे लूट मार ही कर रहे थे। मतलब असलहे के जोर पर ये लूट मार कर रहे थे सोल्जर बाजार में, एक होटल में जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा सबको हम लूटते हैं। सो वो आराम से, ट्रैजिक बात ये है कि 15 मिनट तक अपना काम किया उन्होंने, उसके बाद वो चले गए। चाय भी पी होगी यकीनन। हाँ, इस दौरान तो पी सकते हैं चाहे, 15 मिनट काफ़ी होते हैं। अच्छा जी, मुझे वहाँ जाने जहाँ हमारे जो बॉयज़ हैं ना, वो हमारे बॉयज़ सुकून ले रहे हैं जी, श्रीलंका में सुकून ले रहे हैं, तो दिखा दें। ये चीज़ ज़रूर हमने दिखानी है।
भाई क्या बीचेज हैं, तो श्रीलंका के बाय द वे दुनिया में मशहूर हैं कि उनके बीचेस बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही साफ हैं, तो सफाई पे जरा ज्यादा इनको पॉइंट्स मिलने चाहिए। और कितनी ग्रीन है। हाँ मतलब इट्स हमारे बीच पे दरख्त ही नहीं होते। पीपल आई नो बीन टू श्रीलंका, आई हैवंट, वो बताते हैं कि बड़ी ही कोई खूबसूरत इनकी लोकेशंस हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो ये बॉयज जी रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, और बीच में ना लहरें भी बड़ी प्यारी हैं, वो मरे मरे से बीच नहीं है यूएई टाइप। अब्दुल्ला लहरें हर बीच की प्यारी ही होती हैं। नहीं हमारे बीचेस की भी बड़ी प्यारी, हमारे बीच की तो खास बात है कि हमारी यहाँ लहरें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बहुत अच्छी हैं, ये दूसरी बात है कि बीच बड़ा गंदा है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे बीच, जैसे यूएई के वगैरह के बीचेस देखें, मरीज मुर्दा टाइप से बीच होते हैं। इतने यूएई के लोग देख रहे होंगे। नहीं मतलब वो लहर नहीं होती ना, लहरों की तस्वीरें भेजें, वेव्स नहीं होती। और बारिश रुकी, रिपोर्ट लिए कोई आपने घर से? नहीं रुकी ना, यही तो सारी टेंशन है। देखा नहीं है पहले घंटे में हम कितने स्माइल्स एंड वी वर हैप्पी, अभी इस घंटे में कोई स्माइल से शुरू नहीं हुई बात। टेंशन हो जाती है भाई, टेंशन हो जाती है। कोई नहीं, हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे और यहाँ पे कोई लिफ्ट लेके जाएंगे, वो ट्रक में किसी ट्रक से लिफ्ट लेंगे, यही होना पड़ेगा। खैर, हमने पंजाब की सूरत हाल की बात करनी है। लाहौर में वैसे तो बड़ा अच्छा मौसम है, आपको पता है बारिश हो रही है, सुहाना बरसात का रेगुलर मानसून, लेकिन भाई ये दूर से ये बातें होती हैं कि सुहाना, ये सुहाने का पता नहीं होता कि जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इतना सुहाना रहता नहीं है। बट एनीवे बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब असेंबली के बाहर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े हैं, आजम मलिक इज विद अस, ही इज गोइंग टू टेल अस कि कुछ थॉरोफेयर कुछ स्टार्ट हुई, कोई आना कितने बजे का टाइम है, कुछ बताएं जरा, कोई तैयारी शयारी है? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। तैयारी तो है, देखिए जी, दोनों तरफ से गुज़श्ता कई दिनों से एक जो है नफसियाती सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दूसरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके इतने बंदे नहीं आएंगे, उनके इतने बंदे हमने तोड़ लिए, तो दोनों तरफ से सियासी और नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब असेंबली में अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे। लाहौर के एक निजी होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 अरकान इस वक्त मौजूद हैं, जो कमरों की बुकिंग है, और जो चीफ वेब ने आलमदार शाह जो चीफ वेब है उनके जो हाज़िरी लगाई गई है, आज सुबह तक वो 186 लोग थे। हर 20 कमरों के बाद एक MPA की ड्यूटी है जो उनको उठाकर नाश्ता करवाता है, उनको उनके कमरों तक पहुंचाता है, उनको खाना खिलाता है। तो बड़े बच्चों की तरह से, जैसे बच्चों को नहीं रखा जाता वैसे उनकी खिदमतें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने अरकान को एयरपोर्ट के करीब एक निजी होटल में ठहराया हुआ है। उनकी तादाद इस वक्त अब्दुल्ला 160 के करीब है, और राजा सगीर के नोटिफिकेशन के बाद उनकी तादाद वैसे ओवरऑल 179 है। अभी तक जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ऐसी सियासी चाल सामने नहीं आई कि वो आज की सिलेक्शन को कॉन्टेस्ट कैसे करेंगे। अब्दुल्ला, एक बात और बड़ी अहम है, रात डिप्टी स्पीकर ने 9 बजे करीब एक लेटर जारी किया जिस पर डेट जो 22 तारीख थी, यानी कि लेटर को अगर आप पढ़ें तो उसमें यह है कि वो आज का लेटर है, यानी कि डिप्टी स्पीकर 21 को लेटर लिख रहे हैं कि मैं इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हूँ और मुझे डर है, मेरी जान का खतरा है, मुझ पर हमला हो सकता है। जी, सारी मंजरकशी भी है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी है, ये क्या कहानी है? अब्दुल्ला, हुआ इस तरह से है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिखा है। गुज़श्ता रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब ये खत मंजर आम पर आया। उस खत में जो डेट थी, यानी कि वो खत आज लिखा गया, लिखा 21 को गया है, लेकिन उसमें मंजरकशी 22 जुलाई की गई है कि मैं 22 जुलाई डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी इस वक्त चेयर पर बैठा हूँ और मेरी जान को खतरा है, मुझ पर हमला हो सकता है, इसलिए मुझे पुलिस जो एहलकार हैं वो दिए जाएँ ताकि मुझे और मेरे जो स्टाफ है उसकी जान बचाई जाए। सो एक मंजरकशी की है उन्होंने। और वो लेटर, भाई आप जो 22 को आपने लेटर लिखना है तो आप 22 को लिखें, आप 21 को लिख रहे हैं तो आप उस पर, जब उनसे बात की तो कहा गया जी डेट की गलती होगी। भाई डेट की गलती हो गया तो उसमें ये भी लिखा गया तो वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास मेरे ख्याल में जो ऑप्शन हैं वो लिमिटेड होती जा रही हैं, बिल्कुल कम है। तकरीबन अगर 10 लोगों का फ़र्क है रेस में, अगर 10 लोग दौड़ रहे हों और आप 10वें नंबर पर हों और एक बंदा पहले नंबर पर हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि न्यूट्रल्स आपके साथ मिल जाए, अंपायर आपको कहे कि ये 10वें वाला नंबर 1 हो जाए, ऐसा होता नहीं है। आजम, तो ये जो भी करे जी आजम, ये सारे अपने अपने होटलों में मतलब मॉनिटर्स भी हैं उनके ऊपर, जिस तरह क्लासरूम में होता है उनको नवाले बना के खिलाए भी जा रहे हैं। ओके, नंबर्स भी पता चल गए। इन्होंने यहाँ आना कब है, मतलब क्या टाइम दिया हुआ है कि ये आना शुरू हो, क्या एक्सपेक्ट किया जाए बाकी दिन में? जुम्मे के बाद या पहले ही शुरू हो जाएगा?
हुमा, दोनों तरफ से जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि दोनों के अरकान को जो होटल के मसाजिद हैं, चूँकि आज जुमा है 22 जुलाई, तो जुमे के लिए असम्बली जुमे से पहले लाया जाए और ऐसी कोशिश की जाए नून लीग की तरफ से स्पेशली कि असम्बली के अंदर ही उन्हें जुमा पढ़ाया जाए। तो तहरीक इंसाफ के भी यही प्लान है कि जुमे से पहले यहाँ पर पहुँच जाएँ। अगर आप उस होटल में, अब्दुल्ला आपको पता है माल रोड पर वाक़ वो जो 5 सितारा 5 स्टार होटल है, उसकी मस्जिद थोड़ा सा हट के है, तो उनको ये भी डाउट है कहीं कोई लोग मस्जिद में जाएं और पीछे से किसी और में निकल जाए। तो इस वक्त दोनों लैक ऑफ ट्रस्ट, इस वक्त दोनों जो इस वक्त जो लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों तरफ से अब्दुल्ला वो बहुत ज्यादा है और वो कड़ी निगाह रखे हुए हैं। अच्छा आजम, पुलिस दोस्त मजारी ने तो मंजरकशी करती थी और बेसिकली पुलिस को ऐवान में अंदर ही प्रॉब्ली उनकी सिक्योरिटी मांग रहे थे ना, तो इस पे तो पहले ही इतना हंगामा हुआ था कि पुलिस ऐवान में अंदर कैसे आ गई। तो आज क्या पुलिस बाहर स्टैंड बाय होगी, कोई मतलब अंदर तलब की गई है, क्या सीन है? जी अभी तक जो लेटर सामने है उसके मुताबिक तो यही कहा गया कि पुलिस ऐवान के अंदर आ जाए क्योंकि जान को ख़तरा है, मार कुटाई का खदशा है। इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे लोग अंदर लेके आने हैं, तो इसलिए ये ख़त लिखा गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। 16 अप्रैल की जो सूरत हाल थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, सार्जेंट एट आर्म्स का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और पुलिस अंदर आई, तो अभी तक ऐसा कोई हमें मंजर नज़र नहीं आया। और दूसरी बात ये भी है अब्दुल्ला के जो फिगर है, जो मुतमिन जो हमें नज़र आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोग मुतमिन नजर, क्योंकि उनके पास जिनके पास फिगर पूरा होता है उनको एक एज तो एक बर्तरी तो होती है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है वो जो ज़राए का ये कहना है कि वो शायद यही है कि कुछ लड़ाई झगड़े का प्रोग्राम भी हो सकता है, दकमबेल भी हो सकती है, तलख कलामी भी हो सकती है। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग कुछ और करेगी, क्योंकि लिमिटेड जो है ना वो ऑप्शंस उनके पास अब रह गई हैं। अच्छा आज़म, आप पंजाब असेंबली के बाहर, जी आप पंजाब असेंबली के बाहर खड़े हैं, बाहर की सूरत हाल बताएं, क्या सिक्योरिटी के कोई एक्स्ट्रा आपको इंतजामात नज़र आ रहे हैं, कोई पुलिस एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके सामने क्या है, व्हाट डू यू सी? हुमा, सुबह 8 से लेके अभी तक जो है वो हमने सिर्फ यही देखा है कि पंजाब असम्बली के इतराफ़ में इंशाल्लाह वज़ीर आला परवेज़ लाई के बैनर्स ही हमें नज़र आए हैं और तो कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। उनके जो कारकुन हैं वो सुबह से यही बैनर्स लगा रहे हैं, उनके MPAs और उनके चाहने वाले वर्कर्स। और जो सिक्योरिटी है पंजाब असम्बली की इनसाइड सिक्योरिटी, जिसको स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली डील करते हैं, सिर्फ अभी तक उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं और उन्हें कहा गया है कि वो हर सूरत आज पंजाब असम्बली के अंदर रहें। कोई भी जो सिक्योरिटी का रुकन है वो छुट्टी नहीं करेगा, तो वो अपनी ड्यूटीज़ पर पहुँच चुके हैं। असम्बली के अंदर इंतजामात मुकम्मल हैं आज के दिन के हवाले से, चूँकि अब्दुल्ला और हुमा इसके ऊपर जो हाई कोर्ट का गुज़श्ता दिन का भी एक फ़ैसला है उसमें यह कहा गया कि हर सूरत चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब आज की इलेक्शन पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाएं। यही 16 अप्रैल को कहा गया था और यही आज कहा गया है। तो इस हवाले से परवेज़ लाई और उनके लोगों ने तो अंदर इंतजामात किए हुए हैं, बाकी देखेंगे जुमे के बाद क्या होता है यहाँ पे। क्या होता है आज़म, यू आल्सो हैव अ लॉन्ग डे अहेड। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग और आपने हमें ज़रा बेहतरीन अंदाज में सूरत हाल से अंदर बाहर की एक्चुअली क्या हो रहा है और खासतौर पे होटलों में क्या हो रहा है। वो नाश्तों वाली बात मुझे बहुत फनी लगी है कि हर 20 कमरों के बाद एक उनका कोई तैनात है देखने के लिए, उनको नाश्ते का खाना नहीं मिलना किसी को, आज बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा। वैसे वो क्या ही बात हो जब आप अपने ही लोगों को ना ट्रस्ट कर सकें और जो लोग अपने बैठे हों वो भी मतलब सोच रहे हो कि हम इधर रहें या उधर रहें, ये क्या सिलसिला है? ये कोई अजीब सी सीनियर सहाफ़ी बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बेनज़ीर साहिबा, मुस्लिम लीग नून ऐसा लग रहा है बस अब कुछ ऑप्टिक्स ही रह गए हैं, अदरवाइज़ PTI और PMLQ गेम पक्की है इनकी। मतलब आज अगर वोटिंग हो गई और पुरअमन अंदाज में हो गई और कोई हंगामा ना हुआ तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए अब्दुल्ला, मेरी काफ़ी मुस्लिम लीग नून के MPA से और MNA से भी बात होती रही है पिछले 2 दिन, और पहले तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि नहीं हमारे पास बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं, हमारे पास बड़े कार्ड्स हैं, हम खेलेंगे आखिरी वक्त पे। लेकिन रात को कुछ सूरत हाल बदली है, 1-2 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे लगता ये है कि पंजाब जो है अब एक तरह से मुस्लिम लीग नून हार मान गई है पंजाब में। एक तो हमजा शहबाज शरीफ, मेरी इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ ने एक तकरीर तैयार की थी जो उन्होंने रात को पंजाब असेंबली के मेंबरान जो हैं जो एक होटल में ठहरे हुए हैं उनके सामने जाके खिताब करना था। वो तकरीर जो थी वो एक किस्म की आप कह सकते हैं फेयरवेल स्पीच थी, बड़ी सेंटिमेंटल सी थी और उससे ये लग रहा था कि जैसे कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हार मान गए हैं। दूसरी जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये कि रात को राना सनाउल्लाह साहब आसमा शराजी साहिबा के शो पे थे
और पहली बार मैं उनसे सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि देखिए अगर ये पीटीआई मुझ पे पाबंदी लगाती है, मुझे पंजाब में नहीं आने देती, तो हम इनको बनीगाला से नहीं निकलने देंगे, हम इनको सिंध में नहीं आने देंगे। तो पहली बार वो ये एक्सपेक्टेशन का इजहार कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पंजाब पीटीआई के पास चला जाए। और एक तीसरी डेवलपमेंट जो रात को लेट हुई है वो है जो 4 घंटे की मीटिंग हुई है जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। तो ये देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है। उस मीटिंग की कोई डिटेल, कोई खबर निकली है? नहीं निकल रही है मतलब। और ये बहुत ही बेनज़ीर, ये बहुत ही लास्ट मिनट मीटिंग, मतलब व्हाट कुड हैव एक्चुअली चेंज्ड और इवन अचीव्ड। लास्ट मिनट जब मीटिंग्स होती हैं इसका मतलब कि दाल गल नहीं रही, कुछ सिचुएशन बन नहीं रही। इसकी वजह से हमने देखा है शायद ये तीसरी मीटिंग थी इस हफ्ते में और कल ही दूसरी। 4 घंटे। और खबरें ये भी आ रही थी कि जरदारी साहब ने मोहनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब से भी मिलने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं मिले। तो सिचुएशन अभी बन रही है। देखिए 2 जो स्ट्रेटजीज है मुस्लिम लीग नून के पास जिन पे वो कॉन्फिडेंट थी, एक तो ये थी कि क्यू में वो चाहते थे कि जैसे मरकज में स्प्लिट आया है इसी तरह पंजाब में भी स्प्लिट आया। अब उनके पास कोई 10 अरकान है पंजाब असेंबली में, जिसमें से वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट 4 से 5 जो है वो हमजा शहबाज को वोट दें चौधरी शुजात हुसैन के कहने पे। मेरा नहीं ख्याल है कि वहां पे बात अभी तक बनी है। दूसरी जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये थी कि कुछ पीटीआई के एमपी हैं वो वोटिंग वाले दिन वोट ना डालें। अच्छा, इस पे मैंने पूछा कि देखिए अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो वो तो डीसीट हो जाएंगे, और क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इन हालात में पीटीआई के खिलाफ बाय इलेक्शन लड़े? तो मुझे आगे से जवाब ये मिला कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद एक कंफ्यूजन हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये तो जरूर लिखा हुआ है कि अगर एक एमएनए या एमपीए पार्टी के खिलाफ वोट डाले तो उसका वोट नहीं गिनना, लेकिन अगर वो वोटिंग वाले दिन ना आए तो क्या वो डीसीट होगा या नहीं होगा? देखिए आने का इंतजाम तो पूरा किया हुआ है उन्होंने, 186 अपने नंबर पूरे करके बैठे हुए। वो तो मतलब वो तो जरूरत पड़ेगी तो जंजीरों में जकड़ लेंगे उनको कहीं निकलने से पहले। तो नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, मतलब वो हैं भी और वो वोट करवा के ही छोड़ेंगे। लेकिन देखिए अभी मैं आज़म मलिक साहब को भी सुन रही थी और लग तो ये रहा है कि पीटीआई भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जैसे वो कह रहे थे कि उनको डर ये भी है कि मस्जिद से ना कोई निकल जाए नमाज के बाद। तो कॉन्फिडेंस का तो इशू दोनों तरफ है। मतलब लेकिन बाथरूमों के बाहर भी इत्तलाते हैं कि पहरे बिठा दिए गए। नहीं, वो भी एक उन्होंने एक टाइमर लगाया हुआ है कितनी देर के लिए कौन अंदर जा सकता है किस वक्त। सॉरी। अच्छा, तो ये तो सूरत हाल है, लेकिन इस सब में जरा हम बेचारे अवाम की बात करते हैं। देखिए चले परवेज़ इलाही साहब बन भी गए तो राना सनाउल्लाह साहब भी पहले कह चुके हैं कि भाई हम इन्हें चैन से चलने नहीं देंगे और तहरीक अदम एतमाद एटसेट्रा एटसेट्रा आते रहेंगे। और इमरान खान साहब तो आपको पता ही है एडमेंट है, वो कहते हैं कि मैं पंजाब हुकूमत की तमाम मशीनरी विफाक में अदम इस्तेहकाम या उनको घर भेजने के लिए इस्तेमाल करूँगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कहीं आती हुई नज़र आएगी नहीं और आ रही भी नहीं है। इसका मतलब है कि मईशत और सफ़र करेगी और हम सबका, आप समेत और मुझ समेत, बेड़ा गर्क होता ही रहेगा। जी देखिए अब्दुल्ला, मुझे तो सिचुएशन बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रही। अगर परवेज इलाही साहब जीत भी जाते हैं तो जिस किस्म की बातें हो रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम उनको सिंध नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं हम उनको पंजाब नहीं आने देंगे। मेरी वैसे जाती राय ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आज मुझे तो ये मामला वैसे आज हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि ये फैसला हो जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है कि कुछ पीटीआई के एमपीएस नहीं आते वोट डालने तो ये मामला फिर से अदालत में जाएगा। और वैसे भी अदालत में चल रहा है, कल भी इसकी समाअत हुई है और दोनों तरफ से ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो पैसे दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं, जिस पे अदालत ने कल पूछा कि आप सबूत दें इसका। तो मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन शायद ऐसी बन सकती है आज जिसकी वजह से ये मामला फिर से अदालत में जाए। ओके, सो मुमकिन तौर पर फिर ये मामला अदालत में ना चला जाए। लेट्स सी क्या होता है। और कोई हंगामे मुमकिन तौर पर उसकी भी कुछ पेश गोइयाँ की जा रही थी ना। खैर अल्लाह खैर ही करे, कोई ना हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। आपसे दोबारा बात होगी। सो ये मुझे हम अभी तक इस बात पे बड़े हंसी भी आ रही है और एक अजीब सा भी लग रहा है कि मतलब जब आपके नंबर्स इतने ज़्यादा मतलब पूरे करके आप बैठे हुए हैं
तो उन पे भी पहरादारी हो रही है। वो नवाले बनाने वाली मुझे बात फनी लगी, ऑल्दो लिटरली ऐसा हो तो नहीं रहा होगा, लेकिन जस्ट नहीं हर 20 कमरों के बाद ड्यूटी लगी हुई है भाई कि वो एक देखिए 186 अगर इकट्ठे नाश्ता करने जाएंगे ना तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 20-20 करके लेके जा ग्रुप्स हमने बना लिए हैं, किसका कौन सा ग्रुप है। इनको होटल के कमरों के बाहर एक दूसरे के कंधों के ऊपर हाथ खड़ा करके लाइन बना के तो नहीं लेके जाते। फिर वो अंगूठा भी लगेगा बचपन में स्कूल की पिकनिकों में ऐसे। अच्छा, वी आर जस्ट हैविंग फन विद दिस। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आज बहुत कुछ होना है। खैर ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि जुमे की नमाज के बाद ही सिलसिला जो है ये शुरू होगा। लेट्स गो बैक टू क्रिकेट। क्रिकेट हमने जानी नहीं है अभी, क्यों क्रिकेट में बात करेंगे हमारे जरा हम उसकी जरा थोड़ी देर बाद बारी आएगी, लेकिन अभी हमने आपको बताना है कि मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। खास तौर पर पंजाब में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। ऐसी इत्तलात भी हैं कि मेडिकल स्टोर्स वाले लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक में दवाएं बेच रहे हैं। पिछले माह हुकूमत ने फार्मा इंडस्ट्री पर 17% सेल टैक्स आयद किया था, जिस पर मार्केट से जान बचाने वाली दवाएं गायब ही हो गई थी और हुकूमत ने फार्मा एसोसिएशन के सामने घुटने टेकते हुए सेल्स टैक्स तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मसला जो है वो झुमका तू है और दवासाज कंपनियाँ टस से मस्त नहीं हो रही हैं। अच्छा, जीसी पे हमने बात भी करनी है कि ऐसा क्यों है जब आपकी सारी मांगें भी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो स्टिल अभी इतनी ज़्यादा अगर दवाएं नहीं मिल रही। काजी मंसूर दिलावर हमारे साथ हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। दिलावर साहब, ये क्यों ऐसा है आप बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी और बड़ी एक डिमांड की जा रही थी, आपको याद ही होगा आपसे बात हुई थी कि जी ये नहीं होना चाहिए सेल्स टैक्स, फाइन सेल्स टैक्स हटा दिया गया। कुछ वादे होते हैं, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरा होना चाहिए। जहां आपको ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की, जहाँ जो कि मुल्क हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर देखें तो शुगर के मरीज हैं अंदर, ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो बात आगे कैसे जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बिल्कुल लास्ट टाइम 17% सेल टैक्स था और आपको पता ही है लास्ट गवर्नमेंट ने लगाया था, इन्होंने फेवर की और अल्टीमेटली उसको 1% कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने हमारे टर्नओवर पे 1% सेल टैक्स लगा दिया और साथ ही अब एक्चुअली हमारा जो सेल टैक्स था 17% वो था कमिटमेंट के रिफंडेबल होगा जो पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था। अच्छा, वो तो रिफंड मिला नहीं, 40 अरब रुपए का अभी तक वो रिफंड हमारा गवर्नमेंट की तरफ है, FBR की तरफ है। कुछ लोगों को कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम यह है कि जब 1% लगाया तो ये हमारी 700 अरब रुपए की मार्केट है पूरे पाकिस्तान की। अब 700 अरब की मार्केट में 1% लगाए तो 70 अरब रुपया सालाना अगर जाएगा इंडस्ट्री का तो वो नॉट रिफंडेबल होगा। ऑलरेडी हम करोड़ों रुपए सेल टैक्स देते हैं, बल्कि हम अरबों रुपए सेल टैक्स ये इंडस्ट्री देती है, तो वो तो इनकम टैक्स देती है सारी, तो सेल टैक्स का तो उसमें जवाब बनता ही नहीं। फिर हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम इसको रिटर्न कर लेंगे, ये 1% भी आपका खत्म हो जाएगा, जो टिल टुडे आज का खत्म नहीं हुआ। दूसरी रीजन जो सबसे बड़ी है जी शॉर्टेज की, कि आप ये देखें कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, एक प्रोडक्ट है जिसकी हमें प्राइस मिली हुई है 100 रुपये। अब उस 100 रुपये में हम 15 रुपये पहले देते हैं रिटेलर को, 15% और 10% देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, मीन 75 रुपीज़ की हम मार्केट करते हैं वो मेडिसिन। अच्छा, उसमें हमारी पहले कास्ट थी अगर फर्स्ट करें 55 रुपीज़, 60 रुपीज़। अब सारी चीज़ों का प्रेशर उस पर आता गया, डॉलर इंक्रीज होना शुरू हुआ। एक साल पहले डॉलर था 160 रुपये का, आज 230-32 को टच कर रहा है। इसी तरह बिजली बढ़ी, आपके तमाम तरह खर्चात बढ़े, पेट्रोल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया इंटरनेशनली, हमारे रॉ मटेरियल भी 2 से 3 गुना प्राइसेस बढ़ी। अब ये सारी चीज़ों का इफेक्ट जब आप इनपुट डालते जा रहे हैं और ऊपर कैपिंग है, आप खुद से प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपकी प्राइस इंक्रीज करती है, ड्रैप पहले आपसे अप्रूवल लेती है, तो उसके बाद काजी साहब ये आपकी सारे रीजंस जो हैं और आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन सॉरी माजरत के साथ ये एक्सक्यूजेस लग रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि जिनको रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड नहीं हुआ, मिला नहीं है, ये चीज़ हम कर नहीं सकते, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कंसर्न्स भी जेन्युइन हैं, लेकिन आप बात तो करें ना, आप बात करें हुकूमत से। आप यहाँ 17% पे हटाने पे बात कर सकते हैं, इस पे भी करें। नहीं, बात कर ली ना, उन्होंने कमिटमेंट भी कर लिया, लेकिन एक्चुअली डॉलर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि ये एक्सक्यूज लग रहे। मुझे ये बताएं कि दुनिया के सारे सेक्टर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उधर से एक हवा चलती है ना, पेट्रोल बढ़ रहा है, वो प्राइस बढ़ा लेते हैं। उधर से पता चलता है जी अब आटा, दाल, चीनी जो कि सारी दुनिया खाती है, उसका जब चाहे प्राइस बढ़ा लें।
लेकिन मुझे मेरी बात आप समझेंगी तो आपको समझ आएगी। पहली बात, मैं पैरासीटामोल की मिसाल ले लें, पैराडॉल की मिसाल ले लें, ₹1.90 उसकी रिटेल प्राइस है, ₹1.70 हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब ₹1 उसकी हमारी अपनी कास्ट, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ₹2.30 पड़ रही है और ₹2.37 पिछले साल इन्होंने हार्डशिप में हमें उसकी अप्रूवल दी, आज तक वो रिटेल प्राइस भी नहीं मिली। अच्छा, उस वक्त डॉलर था ₹160 का। आज अगर मैंने जिस तरह पहले कही ना कि आप उसमें इनपुट डालते जाए, दुनिया की कोई इंडस्ट्री, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये इंडस्ट्री भी हवा से पानी से नहीं चलती, इसमें भी सारी वो चीजें इफेक्ट आता है जो दूसरी इंडस्ट्री पे आता है। देखिए टेक्निकल बात ये है काजी साहब के इस इंडस्ट्री में ना आवाम का मफाद, गरीब का मफाद भी देखना है और सर्टनली आपका मफाद भी देखना है, तो वो दोनों किस बड़ा मुश्किल है ये बैलेंस करना। लेकिन एट द सेम टाइम ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स या ईयर्स देखें तो सर कीमतें बड़ी, अब मतलब एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको तो दवाएं पहले से महंगी ही मिलती हैं ना, मतलब कि कई 100 गुना बाज़ दवाओं में इजाफा हुआ है, मगर आप यहाँ बैठ के कहते हैं कि जनाब हम दवाओं पे तो प्राइसिंग पे कैपिंग है, हम बढ़ा नहीं सकते। यही तो गलत इंफॉर्मेशन है कि 100 गुना इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम खुद से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ये जो बात है ये ऑन रिकॉर्ड है, ये एक लीगल बात आपको बता रहा हूँ कि हम खुद से प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते। और जो ही आप कह रहे हैं ना, आपको मैं बताऊं आज से 2015 में 14-15 में प्राइसेस इंक्रीज हुई, 400 प्रोडक्ट की हमने प्राइस बढ़ाई जो कि हमें 13 साल बाद प्राइस मिली थी, और 300 कुछ प्राइस मेडिसिन की प्राइस हमने कम की। अच्छा, जो बढ़ाई वो तो पता चल गई मीडिया को, जो हमने कम की वो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि खुदारा इस इंडस्ट्री के लिए भी वही सोचे जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम खुद से प्राइस बढ़ाते हैं, हम बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप इस चीज को पूरा आखिरी मरतबा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कब इजाफा हुआ था? सर, हमारे पास 7% सालाना उन्होंने हमें दी हुई है अप्रूवल कि 7% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो 7% के हिसाब से हर साल इजाफा हो रहा है ना सर? फिर नहीं तो 7% आप ये देखिए कि डॉलर कितना नीचे जा रहा है। फिर सर बॉटम लाइन ये है कि एक गरीब इंसान जो कि ऑलरेडी बड़ी महंगी दवाई बड़ी मुश्किलों से ले रहा होता था, अब वो पैसे भी देने को तैयार है तो उसे दवाई नहीं मिल रही। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्टेज कब खत्म होगी? मतलब एक शॉर्टेज हुई है चीज की, जरूरत है अवाम की, आप लोग बैलेंस करें या ना कि अवाम सफर करे। फिर वजाहत कर दूं, 3 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंडस्ट्री चला रही होती है। एक वो जो बिल्कुल नैरो मार्जिन की होती है, वो अवाम के लिए बना रही होती है। एक वो होती है जिसमें थोड़ा बहुत मुनासिब प्रॉफिट होता है, और एक जिसमें कोई अच्छा मुनाफा। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा कैलकुलेट करते हैं तो इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री ने सैलरीज भी देनी है, बैंकों को भी पैसे देने हैं, सारी चीजों को लेकर चलना है ना। एंड ऑफ द डे जब वो देखती है तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि जो जंप हुआ है ना डॉलर का, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट यह है कि वो दवा जो हमें 60 रुपए की पड़ती थी और 75 के हम मार्केट में देते थे, आज वो हमें 100-110 रुपए की पड़ गई। अब मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री बिल्कुल ये खिदमत खल्क करने को तैयार है। सबसे बड़ा हमें खुद फिक्र है हमारी आवाम का, जो गरीब आवाम है। आप देखें मिर्गी की दवाई, वो ज्यादातर देहातों में बेचारों को मिर्गी का प्रॉब्लम आता है। टीबी की दवाई ये भी देहातों में गरीब लोग खाते हैं। अब वही दवाई अगर मार्केट में नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक गरीब आदमी का नुकसान भी होगा और मरीज को दवा भी नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका काजी मंसूर दिलावर साहब। लेकिन देखिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, दे हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो इंडस्ट्री है, और अगर ये इंडस्ट्री हेड हो रही है और जो कि लिटरली वो सेल्स टैक्स पे जब ये अटे हुए थे कि नहीं जी सेल्स टैक्स हटाओ, और हटा दिया गया, उसके बाद और मसले निकल आए। एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो इंडस्ट्री, और यहाँ पे भी लोग काम करते हैं जिनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, ये लोग भी अपना कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बैलेंस ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरी जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत जो भी है, बरसर इख्तिदार, पता नहीं क्या मैं तो शहबाज शरीफ साहब को इधर कहूंगी, कादिर पटेल साहब को इधर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यू गेट इनटू दिस और इसको रिजॉल्व करें। मतलब आप बड़े चुटकुले छोड़ते हैं, कभी आप नारे लगाते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि बच्चे वहां जाके पैदा करें जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है। आप अपने चुटकुले छोड़ते रहें, और चुटकुले आपके बुरे नहीं लगते अगर आप अपना काम भी ठीक कर रहे हो। और वैसे अगर जा सकते हैं ना वहाँ, तो आधी कौम जा चुकी होती। जो हालात है ना इधर, तो इस किस्म की बातें ये जोक्स में बनती नहीं है। प्लीज डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। 100 बातों की एक बात, जिस तरह से रुपया हमारा डी वैल्यू हो रहा है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। भाई कैप्शन आप खुद सोच लें, ये कहकर भी बाज़ लोग तस्वीरें अपलोड करते हैं ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो ये हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, कैप्शन आप खुद सोच लें। ठीक है, तो दिखाइए जनाब, लाहौर में 186 अरकान में से कोई इधर उधर कोई टस से मस ना हो,
सोपीसी होटल लाहौर में। के तो देखे, और सांस भी हमारे कहे बगैर नहीं लेना। वैसे मैं सोच रहा था कि वही लग रहा है। एक कमरे में 2 लोग ठहराए हुए हैं, 186 कमरे हैं। एक कमरे में 2 लोग और एक वो एक चौकीदार। एक चौकीदार। और ये सरदार चौकीदार अब पहुंच गए हैं। इन्होंने तो कहीं, इन्होंने आवाज से ही रोका है। अगलों का नहीं देखा, स्टांस से देख लो, मतलब इनको तो देख के लोग इस तरह डर जाते होंगे। लाइक स्कूल की वो जो प्रिंसिपल होती थी, हेड मिस्ट्रेस, या वो यूजुअली पीटी के सर होते थे ना। पीटी के सर भी ऐसे ही होते थे। ये पीटी के सर तो नहीं थे कभी किसी नहीं, वो वैसे लाइफ में, वो ऐसे बड़े डिसिप्लिन्ड होते थे, वो ऐसे भी नहीं होते थे। True, they used to lead by example. This one should not be led by example. But anyway, ये आप अपनी लगाएं इस पे कैप्शन दो जो आपका दिल चाह रहा है, और अब हमारी स्क्रीन से हटा दें। थैंक यू। अच्छा जी, अभी ज़रा हम क्रिकेट की बात कर सकते हैं, इजाज़त है। और ये ज़रा मुख्तलिफ है, ये क्रिकेट की बात ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंड वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स अबाउट इट एज वेल। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वनडे ख़त्म करने के लिए, यानी ओडीआईज जो होते हैं ना, वो ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा दी है। अब बड़ी बात है, क्योंकि वनडे, क्योंकि ये खुद वनडे लेजेंड है। यू नो व्हेन वनडे स्टार्टेड ही वाज द वन हु, मेरा ख्याल है कि आइडिया बुरा नहीं है। तो वनडे लेजेंड जी वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट हुकाम को 50 ओवर्स के मैचेस ख़त्म करने पर गौर करना चाहिए। बहैसियत कमेंटेटर भी अब वनडे क्रिकेट तवील लगती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे। वसीम अकरम ने मिसाल देते हुए बताया कि इंग्लैंड में हाउस फुल होता है, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में वनडे मैचेस के दौरान स्टेडियम जो है वो फुल नहीं होता, कम लोग आते हैं। और क्रिकेट लेजेंड का ये भी कहना था कि मौजूदा दौरा में ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो T20 और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करते हैं, और इसलिए आईसीसी को वनडे का कैलेंडर जो है वो खलास कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अब व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आप हमें जियो पाकिस्तान पे @JioPakistan TV पे लिख के ज़रूर बताइएगा। क्रिकेट एनालिस्ट मज़हर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मज़हर साहब, आप इस वक्त गॉल में हैं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, मतलब ये वाली बात भी बाद में करेंगे। सबसे पहले बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान पहला टेस्ट जीता है, कई रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं। अब्दुल्ला शफीक ज़बरदस्त, उन्होंने ऑल टाइम ग्रेटनेस में उनका शुमार किया जाने लगा है, तो क्या नंबर्स के हिसाब से अभी से अब्दुल्ला को मियांदाद, गवास्कर वगैरह की कैटेगरी में रख सकते हैं हम? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन ये है कि जिस tariके से अब्दुल्ला शफीक के करियर का स्टार्ट हुआ है, अगर हम उनके नंबर्स देखें तो 6 मैचेस के अंदर इन्होंने 750 से ज़्यादा रन्स कर दिए हैं, और ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी बैट्समैन का, स्पेशली एक ओपनिंग बैटर का जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा हो। तो कंपैरिजन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला का अगर हम नंबर्स देखें आफ्टर 6 टेस्ट मैचेस, तो वो सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन, फ्रैंक वॉरेन, इस तरह के जो माजी में ग्रेट बैटर्स गुजरे हैं उस कैटेगरी में आते हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका करियर भी आगे जाके इतना ही अच्छा होगा। तो अब्दुल्ला शफीक के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी मोटिवेशन है कि उनके करियर का स्टार्ट जो है वो इतना अच्छा हुआ है। अच्छा, हम आपसे बात भी कर रहे हैं और बीच में हमें कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और जी कमेंट्री में क्योंकि हमने आपका भी एक ओपिनियन मांगा है, तो सबसे पहले ओपिनियन तो मेरे अपने हस्बैंड का आ गया कि बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इट्स टू मच फन एंड इट्स चैलेंजिंग एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि मज़हर साहब से भी पूछते थे। मज़हर साहब, आपको क्या लगता है कि वनडे का दौर ख़त्म हो चुका है? आई थिंक बेन स्टोक्स की जो रिटायरमेंट है वो, उसको हमें सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती है। फिर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, अब आगे से आईपीएल की जो विंडो भी जो है वो 2.5 महीने की होने लगी है, तो 2-3 महीने तो उनके प्लेयर्स वहाँ पे बिजी होंगे। फिर हर साल इंग्लैंड को 12 से 13 टेस्ट मैचेस खेलना होते हैं, जबकि अगर हम दूसरी टीम्स को देखें तो वो उनको इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो तो आईपीएल भी नहीं खेलते। तो आई थिंक जो जरा बड़ी टीम्स हैं, जिस तरह इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आई थिंक उनके लिए वर्कलोड मैनेज करना जो है वो जरा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्लेयर्स की, तो आई थिंक उनको तो जितनी क्रिकेट मिले वो कम है। अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रिसेंट जो क्रिकेट थी उसमें पहले 2 महीने का गैप आया, फिर 1 महीने का गैप आया, और अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, तो पाकिस्तान की भी अब कोशिश है कि वो मजीद ओडीआई क्रिकेट खेलें। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर जो है, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान दोबारा वापस आएगी टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, तो वो 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेंगे, और जून में नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने दोबारा श्रीलंका आना है, जिसमें कि वो 5 ओडीआई खेलेंगे। तो आई थिंक कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो शायद ओडीआई क्रिकेट से जरा ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा दूर चले जाएं, लेकिन आई थिंक जो मोस्टली जो टीम्स हैं वो अभी भी उनके प्लेयर्स में ओडीआई क्रिकेट का इंटरेस्ट जो है
वो उसी तरीके से रहेगा। अच्छा, एक और सजेशन चलें, ये भी हो गई, लेकिन एक और भी ओपिनियन ही दिया जा रहा है कि आलमी फुटबॉल की तरह वनडे क्रिकेट सिर्फ वर्ल्ड कप या दीगर टूर्नामेंट्स तक ही महदूद कर दिया जाए और बायलैटरल सीरीज जो होती है उसका खात्मा हो जाए, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है क्या? देखिए, मुनासिब ऑप्शन तो ये खुद ही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बायलैटरल क्रिकेट में फैंस का भी और बोर्ड्स का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि मोस्टली जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो T20 लीग से कर रहे हैं। तो बायलैटरल क्रिकेट कम तो हो जाएगी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आगे फ्यूचर जो है वो लीग्स का ही है फुटबॉल की तर्ज के ऊपर। आई थिंक हमें मजीद जो है वो लीग्स देखने को मिलेंगे। भी हमें पता है कि साउथ अफ्रीका भी अपनी नई लीग स्टार्ट कर रहा है, फिर एमिरेट्स भी अपनी लीग स्टार्ट कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में जो बायलैटरल क्रिकेट है वो हो सकता है कि हमें विद इन फ्रेंचाइज टीम्स देखने को मिले, यानी कि ये पॉसिबल है कि कराची किंग्स की टीम और लाहौर कलंदर्स की टीम जो है मे बी सिडनी थंडर के साथ खेल रही हो, या जो है वो IPL की किसी टीम के साथ खेल रही हो, अगर फ्यूचर में हालात जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो आई थिंक ये फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि बायलैटरल क्रिकेट जो है वो भी डोमेस्टिक टीम्स के दरमियान होगी। मज़हर अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वी वुड लव क्या राय आ रही है ओवरऑल? और जरा देख लूं भाई, नहीं अभी लोग कोई इतने एक्साइटेड नहीं है वनडे क्रिकेट को खत्म करने के लिए। हाँ, तो मैं तो पहले ही कह रही थी। और यस, तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन एटलीस्ट इसकी बात ज़रूर हो रही है। तो ये रवि शास्त्री का भी यही कहना था, कुछ देर पहले उन्होंने भी यही कहा था कि ये आउट कर दिया जाए, ये ODI अच्छा, मेरा ख्याल है आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा, मतलब कहने की बात शुरू हो गई तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन बड़ी गैदरिंग हो रही है, बहुत से लोग होंगे। वी आर जस्ट होपिंग दे विल ऑल बी वेयरिंग मास्क, क्योंकि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 2.95% हो चुकी है। पूरे मुल्क की बात हो रही है ये। और मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 679 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, 679, और मुल्क में कोरोना के 166 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सो अभी भी पीपल आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स इन क्रिटिकल कंडीशन। जहाँ भी गैदरिंग्स हो रही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि पंजाब असेंबली में हो रही होगी, तो लिहाजा मास्क पहने। वैसे भी आम लोग प्लीज़ कहीं बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता 2-2.5 हफ्ते में कराची में ऐसे रैम्पेंट था कोरोना, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह फैला हुआ है। Well, hope you have a great weekend. We'll see you on Monday. आज सारे टीवी देखेंगे हम इंतखाब।